हेलो एवरीवन, आज की कहानी है संकल्प। अजी सुनते हो, मेरे मन में एक ख्याल आया है। कल पापा जी को स्वर्ग सिधारे 1 महीना हो जाएगा। क्यों न हम सब गांव चले। राधा ने कहा तो दाढ़ी बनाता पंकज अचानक चौंक गया और अपने गाल पर कट लगा बैठा। उसकी हैरानी तब ज्यादा बढ़ गई जब राधा ने कहा, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है मम्मी जी की। पता नहीं बेचारी अकेली वहाँ कैसे रहती होंगी। आखिर इस उम्र में निर्वाह करना आसान थोड़ी न है। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंकज उसे देखता ही रह गया और बोला, यह अचानक उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? मेरा मतलब है, आखिर चल क्या रहा तुम्हारे दिमाग में? मेरी माँ की इतनी चिंता, इतनी फिक्र कब से होने लगी तुम्हें? वैसे तो वह फूटी आँख नहीं सुहाती थी। अरे बाबा, पहले और आज में बहुत फर्क है। पहले तो मम्मी जी और पापा जी एक साथ रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब तो पापा जी भी नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए। वो बुढ़ापे में कोई बीमारी या मुसीबत बढ़ जाए तो वहाँ कौन संभालेगा? आपको तो पता ही है कि हमारे रिश्तेदार और गांव वाले लोग क्या क्या बातें बनाएंगे हमारे बारे में कि मैं अपनी बेचारी बूढ़ी सास का इस अवस्था में ख्याल भी नहीं रख सकती। ना बाबा ना, ऐसी बातें तो मैं नहीं सुन सकती। आप जल्दी से जाकर मम्मी जी को ले आइए। यह कहकर राधा तो वहाँ से चली गई, लेकिन पंकज अभी तक हक्का बक्का खड़ा था। वह सोचने लगा कि अभी अभी जो औरत यहाँ पर खड़ी थी वो मेरी पत्नी राधा ही थी या उसकी हमशक्ल की कोई दूसरी औरत, क्योंकि मेरी पत्नी तो ऐसी बातें कभी सपने में भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकती। मेरी माँ के लिए इतनी चिंता। परंतु फिर यही सोचकर कि समय के साथ उसकी पत्नी में कितना परिवर्तन आ गया है। जो बात उसने कही उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ को फोन लगाया। हेलो माँ, आप कैसी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अब पापा तो आपके साथ है नहीं तो आप कितने दिन अकेले रहेंगे और नौकरों के भरोसे कब तक रहा जा सकता है? क्यों ना आप हमारे साथ यही आकर रहे। अपने बेटी की बात सुनकर कविता जी बोली, बेटा पंकज, मैं जानती हूँ तुझे मेरी कितनी चिंता है, बहुत ख्याल रखते हो तुम मेरा, परंतु यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि तुम्हारी पत्नी राधा का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे पापा की तो पेंशन मुझे मिलती ही है और इस उम्र में मैं सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यही रहने दो। माँ के मुंह से पेंशन की बात सुनकर पंकज का दिमाग ठनका और सोचने लगा कि कहीं राधा माँ को मिलने वाली पेंशन के पैसों के लालच में तो उसकी माँ को अपने पास नहीं बुला रही। नहीं, राधा इतनी भी बुरी नहीं हो सकती है। अपने मन को समझाते हुए पंकज अपने माँ से कहने लगा, माँ, आपके अकेलेपन में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी। और जहाँ तक सवाल है आपकी बहू का, तो यह आपकी बहू की ही सोच है कि अब हमें आपका ध्यान रखना चाहिए। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। बेटे की बात सुनकर कविता जी बोली, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, कम से कम उसने मेरे बारे में सोचा तो। इससे ज्यादा एक बूढ़ी माँ को और क्या चाहिए? फिर पंकज बोला, माँ, अब यह तय हो गया कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। आपको भी तो अपने पोता पोती के साथ समय बिताने का, लाड लड़ाने का मौका मिलना चाहिए। फिर उन्हें भी तो आपकी जरूरत है। दादा दादी ही तो पोता पोती को संस्कार दिया करते हैं। उस समय राधा भी अपने कमरे से बाहर आ गई और पंकज से फोन लेते हुए बोली, मम्मी जी, हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आप खुद ही सोचिए, लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू के होते हुए भी माँ को नौकरों के भरोसे छोड़ रखा है। आखिर आपने तो अपने ही होते हैं। इस समय में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? राधा के शहद में डूबी हुई बातें सुनकर कविता जी के मन को तसल्ली हुई और उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ रहने के लिए हाँ कर दी। कविता जी से फोन पर बात करने के अगले ही दिन पंकज और राधा उनके गांव पहुंच गए और कविता जी को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगे। जो भी कीमती सामान था सब संभाल कर रख लिया। राधा अपने पति से कहने लगी, मम्मी पापा जी के जितने भी जरूरी कागज होंगे वो सब साथ ले चलो। मैं तो कहती हूँ कि इस मकान को भी किराए पर चढ़ा देते हैं ताकि साफ सफाई भी होती रहेगी और महीने के एक निश्चित कमाई भी आती रहेगी। राधा की बात सुनकर पंकज ने कहा, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता।
केवल माँ ही तय करेगी कि उन्हें घर का क्या करना है। आखिर यह घर उनका है। मैं चाहता हूँ कि बुढ़ापा सुख में बीते और पूरे सम्मान के साथ। राधा की बात पर कविता जी ने भी सहमति जताई और मकान को किराए पर दे दिया गया। मकान बड़ा था, इसलिए किराया भी अच्छा खासा मिल रहा था। आखिरकार कविता जी पंकज और राधा के साथ शहर में उनके घर में आ गई। कविता जी का जीवन एकदम से बदल गया। उन्हें लगा कि जैसे पति के साथ उनकी 40 साल की जमी जमाई गृहस्थी भी छूट गई और अपना घर भी। गांव में पड़ोस और सहेलियां भी हर सुख दुख में साथ रहते थे, परंतु यहाँ महानगर में उन्हें एक अधूरापन लगता था। लेकिन फिर भी अपने बेटे और पोता पोती के साथ पाकर भी वह खुश थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। कविता जी की खूब सेवा होती थी। उनके पोते पोती भी दादी दादी करते नहीं थकते थे। अपनी दादी का साथ पाकर वो भी बहुत खुश रहने लगे थे और कविता जी 1 साल की अपनी नन्ही पोती को भी संभाल लिया करती थी। कविता जी ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था और हर काम में बहू की मदद भी कर दिया करती थी। धीरे धीरे राधा ने अपने घर के कामों से पलना झाड़ना शुरू कर दिया। अक्सर राधा टीवी देखती रहती या सर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करने लगती और दिन भर खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम कविता जी को ही करना पड़ता। ऊपर से कोई ना कोई फरमाइश भी कर देती, मम्मी जी आपके हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, आज बहुत मन कर रहा है, क्या आप बना देंगी? कविता जी किसी भी काम में कोई आलस नहीं करती थी। इस बात से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक दिन जब काम वाली बाई के न आने के कारण कविता जी पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी तो राधा अपने फोन में मस्त थी। साफ सफाई करते करते कविता जी ने देखा कि उनकी 1 साल की पोती अचानक फर्श पर फिसल कर गिर गई और रोने लगी। कविता जी दौड़ी दौड़ी आई और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। यह देखते ही राधा ने फोन काटते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, मम्मी जी आपने बिना हाथ धोए गुड़िया को कैसे छू लिया? आपको पता है ना कि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इतना कहकर उसने अपनी गुड़िया को उठाया और कमरे में ले गई। कविता जी हैरानी से अपनी बहू को देखती रह गई। उस दिन के बाद बहू ने कभी अपनी नन्ही सी बेटी को दादी के पास तक नहीं आने दिया। आए दिन राधा उनके काम में कोई न कोई कमी निकालने लगी। यही बातें कविता जी को अंदर ही अंदर खाने लगी थी। पंकज को कभी कभी मन में महसूस होता कि उसके घर आने के बाद उसकी माँ को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ की उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें ज्यादा काम मत करवाया करो, अब उनके आराम करने के दिन है। इस पर राधा बोली, माँ जी को इस उम्र में और क्या काम करना है, पूरे दिन तो खाली बैठी रहती है, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाएंगी तो उनके लिए अच्छा ही होगा। और फिर मैं कौन सा उन्हें पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ, घर का थोड़ा काम ही तो करवाती हूँ। उनकी यह बात सुनकर पंकज चुप रह गया। कविता जी ने बेटे बहू की यह बातें सुन ली थी लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहती थी। वह दोनों के बीच कलह का कारण नहीं बनना चाहती थी। एक दिन जब पंकज अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो कविता जी ने उसे अपनी दवाइयों का पर्चा पकड़ाते हुए कहा, बेटा मेरी कुछ दवाइयां हैं, रात को लेते आना। पंकज हाँ में सिर हिलाकर चला गया। उस समय तो उनकी बहू राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पति के जाने के बाद वो अपनी सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आपके आने के बाद हमारे खर्च बढ़ गए हैं, लेकिन आपके बेटे की तनख्वाह उतनी ही है ना, इस मकान की किस्त भी जाती है, तो क्यों ना आप गांव वाले मकान का किराया और पापा जी की पेंशन हमें दे दिया करें ताकि हम इस मकान के किस्त चुका सके। बहू की बातें सुनकर कविता जी मन ही मन सोचने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ थी। अपनी बहू को इतनी अच्छी तरह से जानते हुए भी मैंने सोच कैसे लिया कि मेरी बहू के व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा और वो मुझे बुढ़ापे में इज्जत भरी जिंदगी देकर मेरी सेवा करेगी। परंतु फिर उनके मन में ख्याल आया कि यदि बेटे को पैसे की जरूरत है तो देने में हर्जी क्या है, इसलिए उन्होंने मकान का किराया और पेंशन देने के लिए हाँ कर दी। एक दिन कविता जी घर के बालकनी में बैठे हुए थी। बालकनी के सामने पार्क दिखता था। कई बार सोचती थी कि थोड़ी देर के लिए टहल कर आओ, परंतु घर के काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी, इसलिए जा नहीं पाती। परंतु आज बहू की तीखी बातों से उनका हृदय छलनी होता जा रहा था, इसलिए बिना काम की परवाह किए वो शाम के समय पार्क में टहलने चली गई और शाम को लेट से घर वापस आई। आकर देखा तो बहू किसी से फोन पर बात कर रही थी
और फोन में इतनी व्यस्त थी कि उसे किसी के आने की आहट भी सुनाई नहीं दी। उस समय कविता जी की कानों में बहू की आवाज पड़ी। बहू हंसते हुए फोन पर कह रही थी, अरे तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। अब तो घर का सारा काम मेरी सास ने संभाल रखा है। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक, यहाँ तक के कपड़े धोने का काम भी मेरी सास ही कर देती है। अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता और किराया और पापा जी की पेंशन भी अब मेरे हाथ में आने लगी है। मेरी तो अब ऐसी ऐसे। बहू की बातें सुनकर कविता जी हैरान रह गई। वे अंदर तक टूट चुकी थी। आज उन्हें अपना घर छोड़कर शहर में आने का पछतावा हो रहा था। एक मन तो किया कि वापस अपने गांव वाले मकान में चली जाऊं, परंतु मकान तो किराए पे चढ़ चुका था, जिसका 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। उदास होकर कविता जी सोचने लगी, क्या मेरा इस घर में यही महत्व था? क्या बुढ़ापे में मेरी जिंदगी का केवल इतना ही वजूद है? क्या मेरी हैसियत बस एक काम वाली बाई जितनी है? अब तक मैं केवल बहू की सहायता के लिए ही घर का काम कर दिया करती थी, लेकिन वह मेरे बारे में ऐसा सोचती है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पिताजी का मन उदास सा रहने लगा। भले ही उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन जीवन के प्रति उनके मन में उमंग थी। परंतु केवल बहू को तकलीफ न हो यह सोचकर उन्होंने स्वयं को घर तक ही सीमित रख लिया था। लेकिन आज उन्होंने सोच लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू करेंगी। अब कविता जी रोजाना पार्क में जाने लगी और काफी लोगों से जान पहचान भी कर चुकी थी। एक दिन पार्क में ही उन्हें पड़ोस में रहने वाली सरिता मिली। संसार स्वभाव की कविता जी तुरंत ही उससे घुल मिल गई। बातों ही बातों में सरिता ने बताया कि उसकी सास की मृत्यु 1 महीने पहले ही हुई थी। उसके बच्चे अभी छोटे थे, आसपास कोई डे केयर भी नहीं था, इसलिए उन्हें कहीं छोटे का हिसाब नहीं बन पा रहा था, जिस कारण वह 1 महीने से नौकरी पर नहीं जा पा रही। इस सब के कारण सरिता काफी परेशान थी। उसकी बातें सुनकर कविता जी ने कहा, बेटा अगर ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल सकती हूँ। सरिता ने पूछा, आप कहाँ रहती है, आप कौन है? तभी कविता जी के मुंह से एकदम निकला, मैं कविता हूँ, मेरे पति। फिर एकदम ध्यान आया और कहने लगी, मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ, मैं राधा की सास हूँ। मेरा बेटा पंकज एक कंपनी में काम करता है। कविता जी से बात करके तो जैसे सरिता की मुराद ही पूरी हो गई। कविता जी अपने जीवन को नई दिशा देना चाहती थी और लोगों से मिलजुल कर उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने यह काम करने का मन बना लिया था। एक दिन सरिता अपने बच्चों को कविता जी के पास छोड़कर नौकरी पर चली गई। कविता जी जब बच्चों को अंदर लेकर आई तो राधा यह सब देखकर हैरान रह गई और उन बच्चों के बारे में पूछने लगी। तो कविता जी ने कहा, बहू यही पड़ोस में सरिता रहती है, ये दोनों उनके बच्चे हैं। दरअसल उसके घर में बच्चे संभालने के लिए कोई नहीं है, जिस कारण वह नौकरी पर नहीं जा सकती और मेरा भी दिन भर मन नहीं लगता, तो मैं बोर हो जाती थी, इसलिए सोचा कि मैं इन दोनों बच्चों को संभाल लेती हूँ और मेरा समय भी अच्छे से बीत जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर राधा भड़क उठी। मम्मी जी, आप भी ना मुझसे बिना पूछे मेरे घर में यह सब कैसे कर सकती है? यह शहर है, आपका गांव नहीं, जहां आप मेला लगा कर रखे। जहां से लाई है वही छोड़ कर आई है इन बच्चों को। लेकिन बहू, बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज जब पता चला कि आसपास कोई डे केयर नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं यह काम शुरू करूं। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। कविता जी की बात सुनकर उनकी बहू व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली, मम्मी जी आपकी उम्र कितनी बची है? आपको पहचान बनाने के लिए बुढ़ापे में यह सब हरकतें शोभा नहीं देती। आप लोगों के बच्चों की देखभाल कर रही हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हमसे तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अपनी बहू की कड़वी बातें सुनकर कविता जी ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं कल इन बच्चों को नहीं लाऊंगी, लेकिन यह बच्चे आज तो यही रहेंगे। नहीं मम्मी जी, इन्हें मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अभी के अभी इन्हें लेके जाएंगे। बहू की बातें सुनकर कविता जी उन दोनों बच्चों को लेकर पार्क में चली गई। बच्चे पार्क में खेलते रहे। दोपहर को जब सरिता घर वापस आई तो कविता जी ने उन बच्चों को उनके घर पर छोड़ दिया। घर पहुंचकर अपनी बहू की बातें सोच कर कविता जी की आंखों से आंसू बह निकले और अपने कमरे में जाकर अपने पति के तस्वीर के सामने बैठ गई। आज वह बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए अपने पति की तस्वीर से ही बातें करने लगी। क्या इस उम्र में मैं अपनी पहचान नहीं बना सकती? बुढ़ापा आ गया तो इसका क्या मतलब?
यह तो नहीं कि अपने मृत्यु का इंतजार करूं। ऐसे कहते हुए वो अपने पति की तस्वीर को निहारने लगी। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पति उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। उस समय एक उमंग उनके मन में जगी और उन्होंने संकल्प लिया कि अब तो वो यही रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगी और अपनी बहू को दिखा देंगी कि उम्र ज्यादा होने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। रात को जब कविता जी का बेटा पंकज ऑफिस से लौटा तो कविता जी ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। उसे अपनी माँ की इच्छा जानकर बहुत खुशी हुई। अपनी माँ की बात को पंकज ने तुरंत स्वीकृति दे दी। तभी राधा बोली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इस उम्र में मम्मी जी को काम शुरू करने की क्या सूझी। अगर करना ही है तो घर पर बैठकर घर का काम करें। अपनी पत्नी को जवाब देते हुए पंकज ने कहा, नहीं, माँ की जो इच्छा है वही करेंगी। माँ, मैं कल आपके लिए एक जगह का इंतजाम करता हूँ। और ऐसा कहकर पंकज चला गया और अपनी बहू राधा को गुस्से में देखकर कविता जी बोली, बहू, किसी के घर की नौकरानी बनने से अच्छा है कि जिस काम को करने की मेरी इच्छा है मैं वो काम करूं। बूढ़े होने का मतलब यह कतई नहीं कि इंसान का कोई वजूद ही नहीं रहता। तुमने मेरी जिंदगी के साथ वह किया जो तुम करना चाहती थी, लेकिन आज के बाद मेरी जिंदगी कैसे चलेगी वो मैं तय करूंगी, तुम नहीं। इतना कहकर कविता जी पार्क में चली गई। अपनी सासू माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राधा हैरान खड़ी रह गई। अगले दिन सामने वाले फ्लैट के नीचे एक कमरा पंकज ने किराए पर ले लिया और कविता जी रोज सुबह तैयार होकर वहां चली जाती थी। सरिता अपने बच्चों को कविता जी के पास इन कमरे में छोड़ जाती थी। जहां सरिता भी निश्चित होकर नौकरी पर जाने लगी थी, वही बच्चे भी कविता जी के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। सरिता के बच्चों को देखकर अन्य माता पिता भी कविता जी को कहने लगे कि आप हमारे बच्चे को भी अपने पास रख ले। इस तरह से 10 बच्चे और आने लग गए। कविता जी ने अपनी सहायता के लिए 2 आया भी रख ली जो भाग दौड़ का काम संभाल लेती थी, साफ सफाई भी कर लेती थी और बच्चों का खाना भी गर्म कर देती। देखते ही देखते कविता जी का काम इतना बढ़ गया कि उनके साथ वाला एक और कमरा भी उन्हें किराए पर लेना पड़ा। एक दिन एक आया ने उन्हें बताया कि इस मोहल्ले के एक घर में रहने वाली उनकी उम्र की एक औरत अपने घर में बहुत दुखी है। उनकी बहू उन्हें बहुत तंग करती है। उन्होंने आया से कहकर उस औरत जिसका नाम जानवी था उसे अपने पास बुलवाया। उससे उनका सब दुख सुनकर कविता जी बोली, यदि आप चाहे तो मेरे पास यहाँ आ सकती है। आपने बताया कि आपको सिलाई मशीन का काम बहुत अच्छे से आता है, तो मेरे पास घर पर कपड़े सिलने वाले एक मशीन ने फालतू में ही जगह घेर रखी है। क्यों ना हम उस मशीन से गरीब बच्चों को कपड़े सिलने का काम सिखाना शुरू करें, जिसकी फीस हम बिल्कुल कम रखेंगे। इस तरह वह भी आत्मनिर्भर बन जाएंगी और हमें भी जीवन जीने का एक मकसद मिल जाएगा। बेशक हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, परंतु इस तरह यदि हमारा बुढ़ापा कुछ करते हुए गुजरेगा और 2 पैसे भी आ जाएंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जानवी जी को बात जच गई। अगले ही दिन से वो कविता जी के पास आने लगी और कुछ घंटे वहीं रहकर काम करती। कविता जी के साथ काम करते हुए जानवी जी को भी अच्छा लग रहा था। वे दोनों सहेलियां एक दूसरे का साथ पाकर खुश रहने लगी थी। जानवी जी जो घर के झगड़ों से बहुत ज्यादा परेशान होकर बीमार रहने लगी थी, अब कुछ ही दिनों में बहुत तंदुरुस्त दिखने लगी थी। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे करके कविता जी के साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती गई, जिस कारण वह जगह अब छोटी पड़ने लगी थी। कविता जी के कहने पर पंकज ने एक बड़ा मकान किराए पर दिलवा दिया। अब उन सब महिलाओं को इतनी आय हो जाती थी कि आराम से उस मकान का किराया निकाल सके। कविता जी के पास काम करने वाली सभी महिलाएं बहुत खुश रहती थी। उन्हें टाइम पास करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई और कुछ आमदनी भी शुरू हो गई। अब उन्हें अपने खर्चों के लिए बेटी बहू का मुंह नहीं ताकना पड़ता। वह सब आपस में हंसती बोलती, अपना सुख दुख बांटती और समाज के लिए भी योगदान करती। दरअसल उन बूढ़ी महिलाओं को भी कोई चाहिए था जिससे वह बात कर सके, जो उनका हाल चाल पूछ सके। वह सब उन्हें यहाँ मिल गया। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या 10 हो गई। कविता जी सबको कुछ न कुछ काम करने की प्रेरणा देती रहती थी। कोई अचार मुरब्बा बनाना सिखा रही थी, तो कोई सिलाई करना, तो अन्य महिलाएं कविता जी के साथ बच्चों को संभालती थी। वे सभी संपूर्ण महिलाएं पूरे इलाके में जानी जाने लगी थी। धीरे धीरे करके उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि पूरे शहर के लोग उन्हें सम्मान देने लगे थे। एक दिन
राधा किसी काम से कविता जी के केंद्र पर गई तो वहाँ उसे सरिता मिली, जो अपने बच्चे को लेने के लिए आई थी। सरिता ने पूछा, अरे आपको पहले तो यहाँ नहीं देखा, आप कहाँ रहते हैं? तब राधा बोली, मैं इस केंद्र की संचालक कविता जी की बहू हूँ। सरिता के दिमाग में अचानक 10 महीने पहले पार्क में कविता जी से हुई बात याद आ गई, जब कविता जी ने कहा था कि मैं राधा की सास हूँ, जिसका परिचय इस शहर में केवल इतना ही था। लेकिन 10 महीने में ही वो परिचय बदल गया था। आज उनकी बहू को अपने परिचय के लिए कविता जी के नाम की आवश्यकता थी। आज कविता जी ने साबित कर दिया था कि उम्र तो केवल एक संख्या है, और यदि जीवन को नई दिशा देने का जज्बा मन में हो तो सारी अड़चन छोटी पड़ जाती है। और यदि आज की युवा पीढ़ी कविता जी के बेटे पंकज की तरह अपने बुजुर्गों का साथ दे तो वो भी प्रेरणा की मिसाल कायम कर सकती है। इस छोटे से काम से हमारे बुजुर्गों का बुढ़ापा सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।